नमस्ते। और हमारी आज की खास पड़ताल में आपका स्वागत है। अगर किसी ने कभी भारत में घर किराए पर लिया है या दिया है तो वो 11 महीने के अग्रीमेंट वाली बात से जरूर वाकिफ होंगे। हाँ बिल्कुल। ये एक ऐसा जुगाड़ था जो पता नहीं कितने सालों से चला आ रहा था। सही बात है। रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी के झंझट से बचने का एक आसान रास्ता। लेकिन 2025 से ये सब पूरी तरह बदलने वाला है। बिल्कुल। वो जो एक भरोसे और थोड़ी बहुत कागजी कार्रवाई पर पूरा रेंटल मार्केट चल रहा था ना, अब वो शायद इतिहास बनने जा रहा है। हाँ, और यही आज हमारी पड़ताल का केंद्र है। भारत का नया किराया कानून 2025 और ई स्टैंपिंग के अनिवार्य नियम। ये बदलाव सिर्फ एक नया नियम नहीं है, ये उस पूरे अनौपचारिक सिस्टम को एक फॉर्मल ढांचे में लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या बदल रहा है, बल्कि क्यों बदल रहा है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा, इसकी तह तक जाएंगे। तो हमारा बड़ा सवाल ये है, भारत का किराया बाजार हमेशा से भरोसे और जुगाड़ पर चलता आया है। क्या एक कानून इस सदियों पुरानी आदत को वाकई बदल सकता है? चलिए इसी सवाल की तह में उतरते हैं। ये सवाल बहुत अहम है, बहुत अहम, क्योंकि इसका जवाब भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी बदलाव से। ये जो 11 महीने वाला सिस्टम था, जी हाँ। वो अब खत्म हो रहा है। इसमें नया क्या है जो इसे पूरी तरह बदल देगा? देखिए, सबसे बड़ा और सीधा बदलाव ये है कि अब हर रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना ही होगा। हर एग्रीमेंट को, मतलब चाहे 1 महीने का ही क्यों ना हो? हाँ, चाहे 1 महीने का हो या 3 साल का, उसे सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्टर कराना पड़ेगा, वो भी पूरे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ। अच्छा, मतलब अब अंगूठा लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। वो जो नोटरी से स्टैम्प लगवा कर काम चल जाता था, अब उसकी कोई कानूनी कीमत नहीं रह जाएगी, वो सिर्फ कागज का टुकड़ा है। यानी वो जुगाड़ वाला सिस्टम अब पूरी तरह से खत्म। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब वो पुराना सिस्टम चल तो रहा था, लोग सालों से इस्तेमाल कर रहे थे, उसे बदलने की इतनी बड़ी वजह क्या थी? वजह बहुत गहरी है। देखिए, वो जुगाड़ सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए नहीं था। उसने एक बहुत बड़े रेंटल बाजार को अर्थव्यवस्था की, आप कह सकते हैं, मुख्य धारा से बाहर रखा हुआ था। सरकार के पास कोई विश्वसनीय डेटा ही नहीं था कि देश में कितने लोग किराए पर रहते हैं, औसत किराया कितना है, कहाँ मांग ज्यादा है। सही बात है। इस जानकारी के बिना सरकार के लिए कोई असरदार आवास नीति बनाना या शहरी योजना तैयार करना मतलब लगभग नामुमकिन था। तो ये बदलाव सिर्फ पारदर्शिता के लिए नहीं है, बल्कि किराएदारी को एक असंगठित काम से एक संगठित उद्योग बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अच्छा, तो ये एक बड़े आर्थिक सुधार का हिस्सा है। और इसी से जुड़ा है ई स्टैंपिंग का कॉन्सेप्ट। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। आम भाषा में ये पारंपरिक स्टैम्प पेपर से कैसे अलग और बेहतर है? इससे ऐसे समझिए, पहले आप स्टैम्प पेपर खरीदते थे। हाँ। उस पर तारीख पीछे की भी हो सकती थी, और वो असली है या नकली इसका भी पता लगाना मुश्किल था, है ना? बिल्कुल। ई स्टैंपिंग एक डिजिटल रसीद की तरह है। आप स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ऑनलाइन भरते हैं और आपको तुरंत एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब यूआईएन मिल जाता है। यूआईएन? हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये यूआईएन आपके एग्रीमेंट को एक डिजिटल ताले की तरह सुरक्षित कर देता है। उसे बदला नहीं जा सकता, उसकी तारीख के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, और वो फौरन एक सरकारी डेटाबेस में दर्ज हो जाता है। मतलब धोखाधड़ी की गुंजाइश लगभग खत्म। बिल्कुल खत्म। अगर कोई विवाद होता है और मामला कोर्ट पहुंचता है, तो जज सिर्फ यूआईएन को ऑनलाइन चेक करके सेकंडों में पता लगा सकते हैं कि एग्रीमेंट असली है या नहीं। कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं। और ये कब से लागू हो रहा है? ये 1 जुलाई 2025 से पूरे देश में अनिवार्य हो जाएगा। पूरे देश में एक साथ? ये तो बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। ये सुनकर तो लगता है कि किराएदारों को एक मजबूत कानूनी कवच मिल गया है, खासकर सिक्योरिटी डिपॉजिट और किराए में बढ़ोतरी को लेकर। पहले इस पर बात करते हैं, किराएदारों को क्या सुरक्षा मिलती है? किराएदारों के लिए कई बड़े और स्पष्ट नियम बनाए गए हैं, जो पहले अक्सर मकान मालिक की मर्जी पर निर्भर करते थे। जैसे? सबसे पहला है सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब कोई भी मकान मालिक घर के लिए 2 महीने के किराए से ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांग सकता। सिर्फ 2 महीने? हाँ, सिर्फ 2 महीने। और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है,
मतलब कोई दुकान या ऑफिस, तो उसके लिए सीमा 6 महीने है। ये वाकई में एक बड़ी राहत है। हम सब ने वो कहानियां सुनी है जहां बेंगलुरु या मुंबई जैसे शहरों में 10-10 महीने का डिपॉजिट मांगा जाता है। हाँ। कई लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट को संपत्ति के होने वाले नुकसान के खिलाफ एक बड़ी गारंटी मानते हैं। आपका सवाल जायज है, मकान मालिकों को भी चिंता हो सकती है, लेकिन कानून का मकसद संतुलन बनाना है। 2 महीने का डिपॉजिट एक वाजिब रकम मानी गई है, जो किसी छोटे मोटे नुकसान की भरपाई के लिए काफी है। अच्छा, इसके अलावा एग्रीमेंट में अब ये साफ साफ लिखना होगा कि किन सूरतों में डिपॉजिट से पैसा काटा जा सकता है। इससे बाद में होने वाले झगड़े कम होंगे। और डिपॉजिट वापस कब मिलेगा? कानून ये भी कहता है कि जब किराएदार घर खाली करे तो मकान मालिक को 1 महीने के अंदर बचा हुआ डिपॉजिट लौटाना होगा। और किराए में मनमानी बढ़ोतरी का क्या? वो जो हर साल मकान मालिक आकर कहता था अगले महीने से किराया बढ़ा रहा हूँ। उस पर भी लगाम लगाई गई है। अब किराया साल में सिर्फ एक बार ही बढ़ाया जा सकता है। हाँ, और उसके लिए भी मकान मालिक को 90 दिन यानी 3 महीने पहले लिखित में नोटिस देना होगा। 3 महीने का नोटिस? जी, अचानक से किराया बढ़ाने की प्रथा अब खत्म हो जाएगी। इससे किराएदार को सोचने समझने और फैसला लेने का पूरा वक्त मिलेगा। सोचिए, अब वो स्थिति नहीं होगी जहां मकान मालिक अचानक आकर कहता है अगले महीने से 5,000 रुपए ज्यादा देना, नहीं तो घर खाली करो। सही बात है। ये छोटी सी बात मनमानी पर एक बड़ी रोक है। और एक और मुद्दा जो अक्सर किराएदार और मकान मालिक के बीच तनाव पैदा करता है, वो है प्राइवेसी का। हाँ, मकान मालिक का कभी भी घर में आ जाना। बिल्कुल। हाँ, कानून ने उस पर भी ध्यान दिया है। अब मकान मालिक को घर में किसी भी काम के लिए, चाहे वो रिपेयर हो या सिर्फ देखने के लिए आना हो, उसके लिए 24 घंटे पहले लिखित नोटिस देना होगा। मतलब अब ऐसा नहीं कि मकान मालिक जब चाहे अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाए। बिल्कुल नहीं। इससे किराएदार की प्राइवेसी बनी रहती है। ठीक है, तो किराएदारों के लिए तो काफी कुछ है, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अक्सर मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देने से इसलिए डरते हैं कि कहीं किराएदार कब्जा न कर ले और फिर सालों कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। क्या ये नया कानून उनके सबसे बड़े डर को दूर करता है? बिल्कुल, और यही इस कानून का सबसे जरूरी हिस्सा है। मकान मालिकों के हितों की रक्षा के लिए भी मजबूत प्रावधान है। वो क्या है? सबसे बड़ा फायदा है कानूनी सुरक्षा। एक रजिस्टर्ड और ई-स्टैम्प्ड एग्रीमेंट लोहे की तरह मजबूत कानूनी सबूत होता है। अगर किराएदार 2 महीने तक लगातार किराया नहीं देता या एग्रीमेंट की किसी शर्त को तोड़ता है, तो मकान मालिक के पास उसे बेदखल करने का एक स्पष्ट कानूनी रास्ता होता है। लेकिन कानूनी रास्ता तो पहले भी था, पर वो बहुत लंबा और थका देने वाला था। उसमें क्या बदलाव है? यही तो सबसे क्रांतिकारी बदलाव है। इस कानून के तहत हर जिले में रेंट अथॉरिटी और रेंट ट्रिब्यूनल बनाए जा रहे हैं। स्पेशल कोर्ट्स की तरह? हाँ, एक तरह की स्पेशल कोर्ट होंगी जो सिर्फ किराए से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी। और सबसे बड़ी बात, कानून में ये समय सीमा तय की गई है कि किसी भी विवाद का निपटारा 60 दिनों के अंदर करना होगा। 60 दिन? सुनने में तो ये लगभग अविश्वसनीय लगता है। हमारे देश में तो छोटे छोटे मामले भी सालों साल चलते हैं। मैं समझता हूँ। क्या ये वाकई जमीन पर संभव है? क्या इन ट्रिब्यूनल्स को बनाने और उन्हें असरदार ढंग से चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा है? कहीं ये सिर्फ एक और अच्छा इरादा बनकर न रह जाए? देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। चुनौती तो है, इसमें कोई शक नहीं। इन ट्रिब्यूनल्स को बनाने, उनमें सही लोगों को नियुक्त करने और उन्हें सुचारू रूप से चलाने में वक्त लगेगा। शुरुआत में शायद कुछ दिक्कतें आएं, लेकिन कानून का इरादा साफ है, न्याय में देरी को खत्म करना। अगर ये 60 दिन की समय सीमा मान लीजिए 50-60% मामलों में भी लागू हो जाती है, तो भी ये मौजूदा सिस्टम से मीलों बेहतर होगा। सही बात है। ये मकान मालिकों को वो भरोसा देगा जिसकी वजह से वो अपनी खाली पड़ी प्रॉपर्टी को किराए पर देने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मतलब ये रेंटल मार्केट में सप्लाई बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। अच्छा, अब उस स्थिति पर आते हैं जहाँ कोई इन नियमों को नहीं मानता। मान लीजिए कोई सोचता है कि क्या फर्क पड़ता है, हम तो पहले की तरह 11 महीने का नोटरी वाला एग्रीमेंट बना लेंगे। तो उसके लिए क्या सजा है? यहाँ कानून बहुत सख्त है। पहली बात तो ये है कि एग्रीमेंट रजिस्टर न कराने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। असली असर तब पता चलता है जब कोई विवाद होता है। 1 मिनट, यहाँ मैं थोड़ा उलझ गई हूँ। मान लीजिए मैंने एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं कराया और मेरा किराएदार 3 महीने से किराया नहीं दे रहा, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर ही नहीं सकती, सिर्फ इसलिए कि मैंने एक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये तो मकान मालिक के लिए बहुत बड़ा जोखिम है। यही सबसे बड़ा डंडा है। अगर आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड और ई-स्टैम्प्ड नहीं है, तो कानून की नज़र में वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। आप उसे सबूत के तौर पर किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में पेश नहीं कर सकते।
मतलब केस ही फाइल नहीं कर सकते। आप उस किराएदार के खिलाफ किराया वसूली या बेदखली का केस ही नहीं कर पाएंगे। और यही बात किराएदार पर भी लागू होती है। अगर मकान मालिक उसे जबरदस्ती निकाल रहा हो तो वो भी उस अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट के आधार पर कोई सुरक्षा नहीं मांग सकता। ये दोनों पक्षों को नियम मानने के लिए मजबूर करता है। तो ये सिर्फ एक नया नियम नहीं है, बल्कि इसके पीछे अदालतों के फैसलों का भी एक लंबा इतिहास है, जिन्होंने धीरे धीरे इसकी जमीन तैयार की। बिल्कुल। और ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई सालों से इस दिशा में संकेत दे रहा था। जैसे 2011 का एसएमएसटी एस्टेट्स का मामला बहुत मशहूर है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि जिस दस्तावेज पर सही स्टैंप ड्यूटी नहीं दी गई है उसे अदालत में सबूत नहीं माना जा सकता। इसने स्टैंपिंग की अहमियत को बहुत पहले ही स्थापित कर दिया था। और इसके बाद भी कुछ और महत्वपूर्ण मामले आए हैं ना? हाँ, 2019 में गार्वे वॉलरोप्स लिमिटेड का केस आया। इसमें कोर्ट ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि अगर एग्रीमेंट पर स्टैंप नहीं है तो आप उसमें लिखे आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता वाले क्लॉज का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा। इसका मतलब ये था कि स्टैंपिंग सिर्फ एक सरकारी फीस नहीं, बल्कि एग्रीमेंट की कानूनी आत्मा है। उसके बिना एग्रीमेंट अधूरा है। और हाल का भी एक मामला है जो मकान मालिकों के लिए एक सबक की तरह है। आप आर रुद्राया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 केस की बात कर रही हैं। ये बहुत दिलचस्प मामला था। इसमें कोर्ट ने कहा कि किराया ना देना एक सिविल यानी दीवानी विवाद है। ये कोई आपराधिक मामला नहीं है। तो एफआईआर नहीं हो सकती? नहीं, मकान मालिक किराया न मिलने पर किराएदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता। ये फैसला नए रेंट ट्रिब्यूनल की भूमिका को और भी मजबूत करता है, क्योंकि ये साफ करता है कि ऐसे विवादों को सुलझाने की सही जगह पुलिस स्टेशन नहीं, बल्कि ये नए ट्रिब्यूनल ही हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस लौटें तो 2025 के बाद किराए पर रहने या देने वाले एक आम इंसान के लिए इसका असल मतलब क्या है? क्या ये कानून वाकई जुगाड़ को खत्म कर पाएगा? इसका सीधा मतलब है कि अब किराएदारी भरोसे के साथ साथ नियमों पर चलेगी। ये पूरे सिस्टम को एक अनौपचारिक मुंह जबानी व्यवस्था से निकालकर एक औपचारिक, लिखित और डिजिटल ढांचे में ला रहा है। मतलब हर चीज रिकॉर्ड पर होगी। हाँ, हर चीज रिकॉर्ड पर होगी। किराया कितना है, कब बढ़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, नोटिस पीरियड क्या है। इससे गलतफहमी, मनमानी और धोखाधड़ी की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। ये दोनों पक्षों के हाथ में एक मजबूत कानूनी दस्तावेज देता है, जिससे दोनों ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। तो ये एक तरह से किराएदारी के बाजार को संगठित करने जैसा है, जैसे बैंकिंग या बीमा सेक्टर है। आप ऐसा कह सकती हैं। ये मकान मालिकों को अपनी संपत्ति को लेकर ज्यादा सुरक्षित महसूस कराएगा और किराएदारों को उनके अधिकारों को लेकर ज्यादा जागरूक बनाएगा। शुरुआत में शायद लोगों को ये थोड़ा झंझट भरा लगे, लेकिन लंबी अवधि में ये एक ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद बाजार बनाने की कोशिश है जो सबके हित में हो। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो 3 सबसे बड़ी बातें सामने आती हैं वो है, पहला, जुगाड़ का दौर खत्म, अब हर रेंट एग्रीमेंट का पंजीकरण अनिवार्य है। बिल्कुल। दूसरा, ई स्टैंपिंग कानूनी वैधता की चाबी है, इसके बिना आपका एग्रीमेंट सिर्फ एक कागज है। सही। और तीसरा, अब झगड़ों के लिए सालों का इंतजार नहीं, मकान मालिकों और किराएदारों दोनों के पास विवादों के लिए 60 दिन में फैसला देने वाला एक तेज समाधान तंत्र है। बिल्कुल सही। ये एक बड़े बदलाव की शुरुआत है, लेकिन जाते जाते एक बात और सोचने वाली है। बताइए। हाँ, ये सब कुछ, हर एग्रीमेंट, हर किराएदार, हर मकान मालिक की जानकारी अब एक डिजिटल सरकारी डेटाबेस का हिस्सा बन रही है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में किराए के इस विशाल डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या ये आने वाले समय में हमारी आवास नीतियों को, शहरों की प्लानिंग को या यहाँ तक कि टैक्स सिस्टम को उन तरीकों से प्रभावित कर सकता है जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? ये डेटा भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति है, जिसके असर हमें आने वाले सालों में दिखाई देंगे।